जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 के 10 मई का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 मई सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेल में कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए 87.58 मीटर की भाला फेंक दर्ज की है। वह अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। ये भी याद रखिएगा, पहले व्यक्ति कौन है तो अभिनव बिंद्रा हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक 2022 की, टोक्यो ओलंपिक 2022 की, तो इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। कौन कौन से तो देखिए यहाँ पे फोटो मैंने लगाया। स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने, रजत पदक जीता था 2 खिलाड़ियों ने, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, रवि दहिया कुश्ती में, कांस्य पदक जीता था 4 लोगों ने हॉकी, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में और बजरंग पुनिया कुश्ती में। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 2 का 4, ठीक है। 1 गोल्ड 2 रजत 4 कांस्य, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच ठीक से गुजरता है और भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, अर्थात लगभग 12 घंटों के लिए दिन तत्काल प्रकाश चमकता है और लगभग 12 घंटों तक अंधेरा होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि श्री शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया है। तो आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य शैली। जो सत्रिया नृत्य शैली है उसको श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और सत्रिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इसे सन 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी और यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द हेरिटेज ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किरण देसाई। भारतीय उपन्यासकार हैं किरण देसाई। इनके द्वारा लिखित दूसरी पुस्तक जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यह 2006 में जारी किया गया था। इन्होंने 2006 में वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड और 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड जीता है। उसने उस वर्ष बुकर पुरस्कार भी जीता था। और हुला बालू इन द गुआवा आर्चर्ड, नष्टा गलुदे, अनंतवार कासम, जीवन रेशा और कविता संग्रह किरण देसाई की अन्य पुस्तकें हैं। यहाँ पे कुछ लेखक हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और उनसे संबंधित पुस्तक है, तो आप इसे जरूर देखिए। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर हैप्पीनेस, द डॉक्टर एंड द सेंट, आज़ादी, वर्किंग विद द कॉमरेड। चेतन भगत की पुस्तक है 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स रिवोल्यूशन 2020। झुम्पा लाहिड़ी की इंपॉर्टेंट पुस्तक है द नमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडाइक, द लोलैंड अनअकस्टर्मड वेयर अबाउट। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में की गई भूमि को क्या कहते थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेय। चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है। कौन कौन से देख लेते हैं। वेल्लनगई जो कि गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को कहते थे। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। सालाभोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि। देवदाना या तिरुनामुट्टकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि और पल्लिच्छदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहते थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि स्थानांतरित खेती को कहां पर झूम खेती कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में। आपको बता दें झूम खेती मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। देखिए यहाँ पे भारत में स्थानांतरित कृषि के बारे में कि यहाँ पे क्या नाम जानते हैं। तो झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में होती है। वेवर और दहियार मध्य प्रदेश, दीपा मध्य प्रदेश, जारा और एरका दक्षिणी राज्य, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट, कमान ओडिशा। एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नाडा। नाडा बात करें, भारत सरकार ने खेलों में डोपिंग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए
2005 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे नाडा भी कहते हैं, इसका गठन किया था। अगर आपसे पूछे कि विश्व स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करती है, तो आप लोग याद रखिएगा वाडा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर नाडा हो गया और विश्व स्तर पर वाडा जांच करती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा भारोत्तोलन से है। इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता, जिसमें कुल 210 किग्रा भारोत्तोलन के साथ 49 किग्रा भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। और यह मणिपुर इम्फाल की रहने वाली हैं। इन्हें 2018 के लिए खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा कुछ जीते गए उपलब्धियां हैं: टोक्यो ओलंपिक 49 किग्रा में रजत, 2020 ताशकंद एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य, 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक, 2017 अनाहेम विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि चापचर कूट जो एक वार्षिक फसल उत्सव है, किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। चापचर कूट मिजोरम भारत का एक त्यौहार है और यह मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। चापचार कूट का शाब्दिक अर्थ है उस अवधि के दौरान आयोजित एक त्यौहार जब बांस और पेड़ों को काट दिया जाता है, तब झूम के लिए जलाने के लिए उनके सूखने का इंतजार किया जाता है। और यह झूम कृषि के पूरा होने के बाद हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार 1450 से 1700 ईस्वी में सुआपुई नामक गांव में शुरू होने का अनुमान लगाया गया है और वर्ष 1962 में इस उत्सव को पुनर्जीवित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा पाली। आपको बता दें कि अधिकांश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली संस्कृत से काफ़ी निकटता से संबंधित है, लेकिन इसका व्याकरण और संरचनात्मकता सरल है। पारंपरिक शेरावादियों ने पाली को बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में माना, लेकिन प्रमुख भाषाई विद्वानों की राय में पाली संभवतः कई स्थानीय भाषाओं से बनती मिश्रित भाषा थी, ताकि बौद्ध ग्रंथों को उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को समझने में परेशानी ना हो। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा केरल। देखिए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों से लगातार शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहीं कहीं तो 3 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल राज्यों से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा 12 से 35। संविधान में अनुच्छेद 1235 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक क्वेश्चन पूछा था कि संगीत के क्षेत्र में 2022 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा सोनू निगम ने। आपको बता दें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के बारे में, तो 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पुष्पा को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए, और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। जो लेंस है उसकी क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाता है तो शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है, और एक डायोप्टर एक लेंस की शक्ति है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है। और आप बता दें कि एक शक्ति उत्तल लेंस जो कि धनात्मक होती है, अवतल लेंस ऋणात्मक होती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड का नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई में है। पहले अध्यक्ष थे एम राम कृष्णरैया और वर्तमान अध्यक्ष है श्री साजी केवी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो देखिए इस कॉलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी।
जो फर्गुसन कॉलेज की स्थापना है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1885 में की गई थी। फर्गुसन कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड है और इस कॉलेज की स्थापना 1885 में उस समय मुंबई के गवर्नर सर जेम्स फर्गुसन द्वारा दिए गए 1200 रुपये चंदे से हुई थी। इन्हीं के नाम से इस कॉलेज का नाम रखा गया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा मानिसराम जो कि मेघालय में है, यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और मानिसराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलांग से 70 किलोमीटर दूर है। मानिसराम में भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है और खबरों के अनुसार 11,872 मिमी की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक नम स्थान है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1985 में मानिसराम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि संथाल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में। जो संथाल हैं भारत का मुंडा जाति समूह की एक प्रमुख जाति है और वे मुख्य रूप से भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में रहते हैं और यह अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2021 का जनगणना जो कोविड-19 के कारण नहीं हुई थी, सबसे पहले किस वर्ग की जनगणना होनी थी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा EWS। आपको बता दें जनगणना 2021 के बारे में, तो यह भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। और जनगणना 2021 का विषय जन भागीदारी से जन कल्याण है। जनगणना 2021 पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होगी और जनसंख्या डेटा के संग्रह और वर्गीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। जनगणना की प्रक्रिया में सरकार द्वारा जारी एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा और इस ऐप के जरिए 16 भाषाओं में जानकारी दी जा सकती है और इस जानकारी का सत्यापन वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। देश भर में 2 चरणों में जनगणना का काम पूरा होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टैंड अप योजना किसके लिए शुरू किया गया, तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप योजना को शुरू किया गया था। अगर कब शुरू किया गया था, तो 5 अप्रैल 2016 को इसको शुरू किया गया था और इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा का कितना प्रतिशत मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। भारतीय संविधान के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक हो सकती है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है। इस हिसाब से कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रधानमंत्री को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इनका संबंध है ओडिसी से। आपको बता दें कि ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई थी। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक है सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि। और केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ नृत्य लिया हुआ है, किस राज्य से संबंधित है और उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं। बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो जो तमिलनाडु राज्य का है, इसकी प्रसिद्ध कलाकार है रुक्मणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। सत्रिया नृत्य असम राज्य का है, रंजू मोनी, श्रीमंता शंकरदेव इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रवास के कारण क्या है, देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत और संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है, देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था। अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको बता दें यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि सभी जो कि उर्वरक हैं। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 10 मई में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।